मित्रों नमस्कार। हाल में नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के संबंध में जो भी स्टेटमेंट आया है कि तुम्हारा बाप कौन है, तुमने किसके कहने पर आर्यन खान को जेल में डाला, बताओ मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ और तुम्हारी साल भर के अंदर नौकरी जाएगी। मैं तुमको वादा करता हूँ कि तुम्हारा साल भर के अंदर मैं नौकरी ले लूँगा और तुम्हें मैं जेल के अंदर डलवा दूँगा। ये नवाब मलिक का स्टेटमेंट है, जो एनसीपी के बड़े ही तथाकथित रूप से प्रतिष्ठित नेता हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े को लेकर कहा है, तो ये सोचने के लिए बाध्य करता है कि आखिर समीर वानखेड़े ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसके खिलाफ इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। और समीर वानखेड़े कौन है? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, एक बहुत बड़ा पद होता है, और वैसे व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं मानो वह कोई गली का गुंडा। अब समझिए कि इन लोगों के नज़र में संविधान, कानून की क्या हैसियत है। ऐसे लोग आपको कहेंगे कि देश का कानून जो है, लोकतंत्र जो है, खतरे में है। सबसे बड़ा दिक्कत वानखेड़े ने यह किया कि उन्होंने बॉलीवुड के बड़े लोगों पर हाथ डालने की हिम्मत की। ये हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं किया था, और ख़ास तौर पर वो भी मुसलमान एक्टर के खिलाफ। इसी तरह के केस में जो है अरमान कोहली जेल में है, 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन किसी भी नवाब मलिक ने, किसी भी जावेद अख्तर ने, किसी भी व्यक्ति ने उसके समर्थन में ये आवाज़ उठाने की जहमत नहीं उठाई कि अरमान कोहली को क्यों जेल में डाला गया है। तो यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि इस देश में आखिर कानून क्या धर्म देखकर, व्यक्ति देखकर काम करे? शायद हाँ। आपको याद होगा हेडली की गवाही जो अमेरिका में हुई थी, 26/11 का जो मामला था 2008 का, जो मुंबई में घटा था। तो हेडली ने गवाही दी थी कि उसमें जो घटनाएं घटी, ताज होटल वगैरह पर जो कसाब का जो ये कसाब के और कसाब के लोगों के द्वारा जो पूरे मुंबई में तांडव मचाया गया, तो उसमें तो बड़ा आश्चर्यजनक बात था कि किस तरीके से आतंकवादी आया, बड़ा ही साइलेंटली और मैंने कह सकती इफेक्टिवली, जो बाहर से आदमी आते इफेक्टिवली कहीं ना कहीं पहुंच जा रहा है, उसको जहां जाना है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, और फिर अपने काम को अंजाम देता है। तो उसकी रेकी हेडली ने की थी, और हेडली को उस रेकी को करवाने में महेश भट्ट के सुपुत्र राहुल भट्ट ने सहयोग किया था। जब राहुल भट्ट का नाम आया तो महेश भट्ट ने कांग्रेस सरकार को फोन करके कहा कि भाई राहुल का नाम वहां से हटा दीजिए, और उस केस में से राहुल भट्ट का नाम हटा दिया गया। तो उन्होंने ऐसी चलती देखी है, और कांग्रेस की ऐसी दोस्ती थी वैसे लोगों के साथ कि जिसको चाहते थे उसको डलवा दिया, जिसको चाहते थे उसको हटवा दिया। समझौता एक्सप्रेस में अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है तो उसको भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया, सीमानंद प्रज्ञा भारती को उसमें झोंक दिया। तो उन्होंने जो चाहा सो किया पूरे देश में। जो भी अब वाजपेयी जी के बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 14 तक, मोदी जी के आने के पहले तक, उनकी यही कहानी है। ये उनका प्रवृत्ति रहा है शुरू से। और बॉलीवुड के लोगों को भी ये लगता था कि हमको जो है गैर कानूनी काम करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, जो चाहे सो पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, अंडरवर्ल्ड से जो है पैसा का फिनांस करा सकते हैं वगैरह। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, इस पर कंट्रोल हो रहा है। तो लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरा में है, जन अधिकार खतरा में है, संविधान खतरा में है, जैसे जुमलों का प्रयोग करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। संविधान उनके मुताबिक तो मान लीजिए कि एक्सप्लेन हो नहीं रहा है, कानून के मुताबिक एक्सिक्यूट हो नहीं रहा है, तो इनको दिक्कत होगी। और ये माहौल बनाने का प्रयास किया जाए कि शाहरुख खान के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान है, तो एक षड्यंत्र किया जा रहा है। मुसलमान होने से क्या आपको हर चीज़ का लाइसेंस मिल जाता है कुछ करने का?
आपके सामने केस है कि अरमान कोहली पकड़े गए, किसी तरह का कोई भी झंझट नहीं हुआ, कोई भी जो है आउटरीचिंग पूरे देश में उनके द्वारा नहीं किया गया, तब कानून खतरा में नहीं था। लेकिन मुसलमान पकड़ा गया है, आर्यन खान पकड़ा गया है, तो खान के होने की वजह से जो है पूरा संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। ऐसे कब तक चलेगा? ये तो देश के लोगों को सोचना है, क्या देश ऐसे ही चलेगा? एक दूसरा मामला है, अब कश्मीर में आए दिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। अब इन लोगों का ये कहना है, कांग्रेस के हम प्रवक्ता का हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि सरकार तो कह रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद जो कश्मीर की स्थिति सामान्य हो गई। अब ये कैसे हो रहा है? अब यहाँ भी सरकार की ही बदनामी देनी है, आपको आलोचना करना है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, ये ठीक चीज़ नहीं है, ये अमानवीय है। और उन्होंने वैसे लोगों को लानत मलामत नहीं भेजा जिन्होंने इतनी क्रूर और नृशंस हत्याएं की। कोई भी स्वरा भास्कर, कोई भी कन्हैया, कोई भी कांग्रेस के लोग, कोई भी वामपंथी जो उस पर बोलते हैं, जावेद अख्तर वगैरह, उन्होंने कभी भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि जो कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हो रही है वह गैर इस्लामिक है। तो अगर गैर इस्लामिक नहीं है तो इस्लामिक गड़बड़ है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। अगर गैर इस्लामिक है तो कहने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपका जो है जुबान बंद हो जाता है, एक भी आप शब्द उनके लिए नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि यह हिंदुओं के मरने की बात आती है यहाँ पर। तो हमको तो कांग्रेस जैसे पार्टी से अब घिन आने लगा है। अब ऐसे लोगों से भी घिन आता है जो इस तरह के मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं और किसी तरह का आउटरीचिंग नहीं करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि ऐसे ही लोगों की उपस्थिति के कारण हमारा देश पहले भी गुलाम होता रहा है, और अगर ऐसे लोगों का महत्व और संख्या बढ़ेगा तो आगे भी इसकी संभावना रहेगी। मैं नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दीजिए ही, बीजेपी का समर्थन करिए ही, आरएसएस का समर्थन करिए ही, मत करिए आप समर्थन बीजेपी का, वोट मत दीजिए। लेकिन हिंदुओं का भी जान की कीमत होती है, हिंदुओं की भी जान की कीमत होती है। जिस तरह के मुसलमान के मरने से या उसको मारे जाने से आपको कष्ट होता है, उसी तरीके का कष्ट आपको हिंदुओं के मारे जाने से भी होना चाहिए। उनको भी जीने का अधिकार है। यहाँ हिंदू केवल मरने के लिए और आपकी एट्रोसिटीज़ इस्लामिक जिहादियों का जो है गोली खाने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन आश्चर्य होता है कि आपका आउटरीचिंग, आपका जो वह बहुत बड़ा ज्ञान है मानवाधिकार का, वहाँ पर क्यों बंद हो जाता है, क्यों ख़त्म हो जाता है। ये बातें शक पैदा करती हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो क्या देश हित में है। हम इस आधार पर ऐसा क्यों नहीं कहें कि आप कहीं बाहर से आप फंडेड हैं, आप बाहरी ताकतों की इशारे पे जो है देश में जो है डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बातें सोचने के लिए बाध्य करती हैं। एक और मुद्दा हाल के दिनों में आया, बिहार कांग्रेस में एक वामपंथी तथाकथित पोस्टर बॉय शामिल हुआ है, और वो लोग आके बिहार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और बिहारियों के गौरव की बात कर रहे हैं। करना ही चाहिए, बिहारी है, उसमें कुछ गुजराती भी हैं। जिग्नेश मेवाणी जिन्होंने बिहारियों को भगाने की बात की थी एक समय में, आप लोग जानते होंगे, हालांकि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, भूल जाते हैं लोग। आपको याद होगा कि बीच में एक बार गुजरात से बिहारियों को भगाया जा रहा था कुछ वर्ष पहले, कुछ माह पहले। उसमें भगाने वालों में जो है, भगाने वालों के ग्रुप में, गैंग में जो है जिग्नेश मेवाणी भी शामिल था। 19 के पहले का बात है। और वह जिग्नेश मेवाणी आज आके बिहारी गौरव की बात करता है। तो जितने तनखैया हैं सब कांग्रेस में, जो भी देश विरोधी बातें करते हैं, देश को टुकड़ा करने की बात करते हैं, जो कश्मीर को भारत से हटाने की बात करते हैं, वैसे सभी लोग कांग्रेस में आके कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस आखिर जा कहाँ रही है। क्या कांग्रेस के अंदर राष्ट्र प्रेम बचा भी है कि नहीं बचा है, कि सत्ता के लिए वे हर चीज को बेच देंगे। कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर फेलियर हो चुका है,
उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेलियर हो चुका है। आके कोई कहता है, मैंने सुना भाषण की यहाँ पर जो बाप की छाती को छाती से लगाए लोग घूम रहे हैं, लेकिन एकमात्र राहुल गांधी है कि बाप की छाती को छाती से नहीं लगाए हुए हैं, तो दूसरे को नेता बना दे। अगर बाप की छाती को छाती पर नहीं लगाए हुए हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों पार्टी का नेतृत्व संभाले हुए हैं? क्यों प्रियंका गांधी पार्टी का नेतृत्व संभाले हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं, पी चिदम्बरम हैं, कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं। वैसे लोगों को पार्टी का नेतृत्व दे देना चाहिए उनको। एक आप वंशवादी पार्टी में आते हैं जहां आप एक भी निर्णय जो है बिना गांधी परिवार के अनुमति के बिना नहीं ले सकते हैं, और वहाँ के आप कहते हैं कि हमें जो है लोकतंत्र बचाना है। अपने आप में बड़ा ही माने हास्यास्पद बात है।